नमस्कार दर्शकों, मनुष्य हमेशा से ही प्रगतिशील रहा है। हर समाज ये प्रयास करता है कि वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, लेकिन किसी भी समाज का विकास संपूर्ण नहीं या यूँ कहें कि सही नहीं यदि उस समाज के कमज़ोर, ज़रूरतमंद और असहाय लोगों को उस विकास की प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए। समाज के इसी तबके को सहयोग देकर, सुदृढ़ बनाकर विकास की प्रक्रिया में भागीदार बना रहा है द्वीप प्रशासन का समाज कल्याण विभाग। तो आज द्वीप विकास और प्रशासन के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम बात करेंगे मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने और हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं समाज कल्याण विभाग की सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती पल्लवी सरकार जी। मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते मैडम, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के हर पहलू को छुएं, लेकिन पहले बात करते हैं बाल और महिला कल्याण के द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसमें क्या सहायता की जाती है और कोई इसमें अगर एनरोल होना चाहता है तो कैसे आपसे अप्रोच करे? जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो हमारा है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाएं एंड स्तनपान कराने वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए किया जा रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी कोई महिला गर्भवती बनती है या स्तनपान कराने के लिए छोटे बच्चे हैं उनके घर पे, तब वो काम पे नहीं जा सकती हैं। तो काम करने वाले जो वर्ग के महिलाएं हैं उनको आंशिक मुआवजा देने के लिए हम लोग ये योजना करते हैं। इसमें दो तरीके के हम लोग धनराशि देते हैं उनको। एक तरीके से पहली बार कोई भी महिला गर्भवती बनती है तब उनको 5,000 रुपये देते हैं। 5,000 रुपये हम 2 किस्ती में देते हैं। एक 3,000 रुपये पहले किस्त में देते हैं और दूसरा हम 2,000 रुपये दूसरे किस्त में देते हैं। और दूसरा अभी 2023 में हमारा एक नया स्कीम आया है जहाँ पे हम जो भी गर्भवती महिला है अगर वो दूसरी बार भी गर्भवती हो रही हैं तब उनका अगर बच्चा बेटी हो, अगर बच्ची हो, गर्ल चाइल्ड हो, तो उनको प्रोत्साहन दिलाने के लिए भी हम उनको धनराशि देते हैं, जिसमें हम उन्हें 6,000 रुपये एक ही किस्त में देते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा धनराशि देने की एक योजना है। इसमें एनरोल करने के लिए अब कैसे करेंगे एनरोल? अभी तो हाल ही में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो केंद्र है, नियरेस्ट आपके आंगनवाड़ी सेंटर जो भी है वहाँ जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनसे आप एप्लीकेशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो लाभार्थी है, मतलब जो बेनिफिशियरी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है और उनके साथ साथ उनके हस्बैंड का भी देना पड़ता है। उसके साथ उनके बैंक खाते का जो भी डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो उनको देना पड़ता है, क्योंकि जो धनराशि जाती है वो उनको कैश के रूप में हम हाथ में नहीं देते हैं, बल्कि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट उनको उपलब्धि होती है। इसके अलावा उनका एक MCP कार्ड बोलते हैं जो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है। ये कार्ड हमें स्वास्थ्य विभाग से मिलती है, तो वो कार्ड भी हमें देना पड़ता है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या चाहिए, ये 3 तो कंपलसरी है, उनको देना ही है। इसके अलावा ये काम करने वाले वर्ग की महिलाओं के लिए है, तो उनको खास करके अपना काम करने के लिए जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देना पड़ता है। जैसे कि किसान सम्मान निधि कार्ड होता है, MGNREGA का जॉब कार्ड हो सकता है, ई-श्रम कार्ड हो सकता है, PMJ का कार्ड हो सकता है। ऐसे 4-5 कार्ड्स हैं जो उनको देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये देने से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से जैसे ही उनका एक वेरिफिकेशन हो जाता है, मुख्य सेविका और CDPO के द्वारा इनकी वेरिफिकेशन होती है, होते ही उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। बिल्कुल, तो ये इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट किया जाता है और सीधे उनके खाते में जाता है ताकि उनके हाथ में ही पैसा पहुंचे। जी, इसमें ऐसा है कि जो पहला किस्त जो हम लोग देते हैं, जैसे 5,000 रुपये वाला जो है, उसमें जो पहला किस्त है वो हम तब देते हैं अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ धारण करने के 6 महीने के अंदर
उन्होंने अपना फर्स्ट ANC एंटीनेटल चेकअप अगर जी। करवा लिया है तो तब उनको ये 3,000 रुपये मिल जाते हैं। और दूसरा किस्त हम तब देते हैं जब बच्चा हो जाता है, मतलब जी। प्रसव हो जाने के बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और वो करने के बाद उनका एक फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होती है। जी। तो ये दोनों हो जाने के बाद उनको 2,000 रुपये दिए जाते हैं। जो अभिभावक हैं या माता है जी। वो ये सुनिश्चित करती है कि उनका चेकअप बराबर हो रहा है, जो इम्यूनाइजेशन वो टाइमली हो रहा है, जी। तभी ये इंस्टॉलमेंट उनको दिया जाता है। जी जी तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो अभिभावक हैं या माताएं हैं वो भी सुनिश्चित करती हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट पाना है तो ये तो immunization अपने हेल्थ का केयर उनको जी। खुद लेना है, ना सिर्फ अपना केयर, बल्कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो हम लोग लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, जिसके बेसिस में आगे उनके बच्चों का जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो बर्थ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही बनेगा। तो उसके लिए भी ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। तो एक तरह से आप वित्तीय सहायता तो देते हैं लेकिन ये भी सुनिश्चित कर देते हैं कि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, उनकी जांच बराबर होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बात की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। जी एक और योजना चल रही जननी सुरक्षा योजना, जी। क्या ये एक ही है या कुछ अलग है या एक दूसरे से मिले हुए हैं? जननी सुरक्षा योजना ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है। जी। इसमें समाज कल्याण विभाग का कोई अंश नहीं है इसमें। जी। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य थोड़ा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से अलग है। जी। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना में सुरक्षित प्रसव के लिए वो धनराशि दी जाती है, और ये पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ही करते हैं। तो इससे आपके विभाग ये का कोई- अलग है। PMM बिल्कुल अलग बिल्कुल होगा। अलग है, बिल्कुल अलग है। मैडम, अब बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी बहुत ही जोर शोर से और बड़े उद्देश्यों के साथ इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और जी। हमारे दीपों में भी ये क्रियान्वित है। जी। तो इसका क्रियान्वयन आपके विभाग द्वारा ही हो रहा है। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत आपका विभाग क्या कर रहा है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या योजनाएं हैं? जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम अकेले समाज कल्याण विभाग तो कर ही रहा है, जी। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को भी हम साथ में लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम लोग जन भागीदारी और जागरूकता करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे किस बारे में हम लोग जागरूकता करते हैं, बेटियों की क्या ज़रूरत है, महिलाओं की महत्व क्या है, और बेटियों के खिलाफ जो होता है, जनरली महिलाओं के खिलाफ एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो हमारे नकारात्मक रवैया होती है, उनके लिए, उनके अगेंस्ट में हम अवेयरनेस जनरेशन और क्रिएशन करते हैं। जी। तो इसमें ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएशन तक हम लोग रुकते हैं, पर इसमें जैसे मैंने बताया हेल्थ डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, जो फीमेल फीटिसाइड होता है, कभी सेक्स सिलेक्शन मतलब सेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे का प्रसव होने से पहले ही जब भी पता चलता है गर्भवती महिलाओं को जी। कि उनके पलने वाला बच्चा लड़की है या बेटी है, तो उनका कभी कभार सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन करने की कोशिश किया जाता है, अबॉर्शन करने की कोशिश किए जाते हैं। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा अवेयरनेस करें, और PCPNDT एक्ट बोल के एक एक्ट है जिसमें हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो भी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पे ये एक्ट स्ट्रिक्टली लागू किया जाता है। मतलब कोई भी बच्चे का सेक्स आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक बच्चा का प्रसव नहीं हो जाता है, मतलब गर्भवती महिलाएं की प्रसव नहीं हो जाती हैं। तो इस हिसाब से हम फीमेल फीटिसाइड कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मुख्य अंश है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग करवाते हैं। और शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोग ये करवाते हैं कि हर स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन करवाते हैं, हर पंचायत में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करवाते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्ची है, बेटी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और पढ़ाइए, उसकी पढ़ाई बंद मत कीजिए। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये सारे कार्यक्रम हमारे शामिल हैं। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि सारे विभागों को और जन भागीदारी के साथ आप सुनिश्चित करते हैं कि बच्चियों का जन्म हो, उनका लालन पालन हो, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो जाए। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके विभाग के गतिविधियों के बारे में कि आपके विभाग में जो भी योजनाएं हैं क्रियान्वयन की जाती हैं, जो भी योजनाओं की, उसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन करता है आपका आंगनवाड़ी केंद्र। जी। तो हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो जो गतिविधियां होती हैं उसको कैसे संचालित करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, और जो आंगनवाड़ी वर्कर होता है उसकी क्या
ट्रेनिंग होती है या स्पेशलाइजेशन कुछ होता है? जी, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग किस तरह से होती है। वो हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं जो सबसे सामने हैं। जैसे किसी भी जंग जब लड़ाई होती है तो जो फुटमैन कहते हैं, उस हिसाब से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन हो, जो भी हो, वो हर चीज़ में वो सामने आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और उनके साथ आंगनवाड़ी हेल्पर भी हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हेल्प करती हैं, अनेक तरह के कामों में वो हेल्प करती है, साथ रहती हैं हमेशा। तो उनकी ट्रेनिंग जैसे ही कोई महिला आंगनवाड़ी वर्कर बनती हैं तो उनका पहला तो जॉब ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जिसमें 30 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें, और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है जहाँ पे उनको बताया जाता है कि बच्चे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, क्या खाना देना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चे डर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, हर तरह के उनका ट्रेनिंग होता है। मतलब साइकोलॉजिकल, मेंटल फिजिकल एजुकेशन कैसे देना है, तो हर तरह के ऑल राउंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जॉब ट्रेनिंग में। इसके अलावा जॉब और इंडक्शन ट्रेनिंग में, इसके अलावा उनका एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है जो हर 3 साल के बाद होती है। जैसे कि कोई भी नई हमारी गाइडलाइंस है या कुछ नया हम लोगों ने शुरू किया है तो उस हिसाब से हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हम लोग अभी पोषण अभियान के अंतर्गत भी ILA मॉड्यूल मतलब इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने 21 डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हर मॉड्यूल का एक थीम होता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह का डाइट लेना है, माल नरिश्ड बच्चे, अगर सिवियरली एक्यूट माल नरिश्ड बच्चे हैं, अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे चाइल्ड का वेट 2 से कम है तो किस तरह के पोषण करना है, ऐसे हर एक थीम पे हम लोगों ने 21 मॉड्यूल्स बनाए हैं और उनको ये ILA अप्रोच के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये है हमारी ट्रेनिंग जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम लोग देते हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या होते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र में पहला तो है हमारा 0 to 6 इयर्स वाले बच्चों का पालन पोषण करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारा नया एक थीम आया है कि पोषण भी और पढ़ाई भी। ना सिर्फ पोषण का ख्याल रखेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हमारी पढ़ाई भी कराती हैं। तो जैसे बताते हैं कि कोई भी बच्चा, समाज के कोई भी बच्चा घर का नेक्स्ट स्टेप जब सोसाइटी में आते हैं, समाज के सामने आते हैं, तब उनका पहला स्टेप ऑफ फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो आंगनवाड़ी में ही होती है। तो ये जो गैप है बिटवीन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये चीज़ हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में सिखाते हैं, जहाँ पे बच्चा डरे भी ना और अपने घर से थोड़ा दूर रहे, बाकी बच्चों के साथ मिक्स हो पाए एंड एट द सेम टाइम कैसे बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, कुछ तकलीफ़ हो रही है तो उसको कैसे बताना है, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको कैसे करना है, ये सारे हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में करवाते हैं। तो पोषण भी होती है जहाँ पे हम लोग हॉट कुक्ड मील देते हैं या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो होता है वो देते हैं, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करवाते हैं। तो ये दोनों तरीके के कामकाज हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में होते हैं। इनके अलावा जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए काउंसलिंग सेशंस होती है। महिला जो मंडल होती है, हमारे माताएं जितने हैं जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उनकी भी टाइम टू टाइम काउंसलिंग होती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या देना पड़ेगा, ये सब तरह का ट्रेनिंग भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में होती है। मतलब बच्चों का देखभाल तो होता ही, माताओं को भी शिक्षा दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जी। अब बात करते हैं सरकार की एक और योजना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी। इसका भी क्रियान्वयन आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर ही होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये AC से ही आपके पोषण भी, पढ़ाई भी के साथ चलता है और इसके अंदर क्या गतिविधियाँ होती हैं? जी, पोषण, पहले तो आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण के केंद्र थे जहाँ पे बच्चे सिर्फ खाना उनको दिया जाता था और फिर वो खेल के वापस चले जाते थे घर। तो ये ECCE जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पोषण भी और पढ़ाई भी वाला कंपोनेंट को भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई हर तरह के, वर्कबुक हो, कुछ कलर करने वाला, जैसे एक्टिविटीज़ है, सिंपल एक्टिविटीज़, खेलते खेलते बच्चे सीखे भी, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। बिल्कुल।
अब एक बात करते हैं कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र तो चल रहा है ज़मीनी स्तर पर, जी लेकिन किसी भी संस्था को चलने के लिए उसके सुचारू संचालन के ज़रूरी है कि उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। जी तो ये निगरानी आप कैसे करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं कि आपकी एक सिस्टम बनी हो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स की फंक्शनिंग को देखे, उनकी क्रियाओं को देखे और ये सुनिश्चित करे कि वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है? जी, जैसे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो भी मॉनिटरिंग होती है, मैं कहना चाहती हूँ कि 5 टायर मॉनिटरिंग है। ऐसा नहीं कि आंगनवाड़ी वर्कर अपने हिसाब से कुछ भी कर रही हैं और वो चल रहा है, ऐसा नहीं है। 5 डिफरेंट टायर्स में उनको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। पहला तो आंगनवाड़ी सेंटर के लेवल पे होता है, उसके बाद उनके ऊपर है मुख्य सेविका, तो ब्लॉक लेवल पे भी उनकी मॉनिटरिंग होती है। चाइल्ड CDPOs है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, यानी कि हमारे लिए UT लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, एंड फाइनली नेशनल लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है। तो जो हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके लिए पोषण ऐप है जिसमें हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो भी अपना काम करती है, दिनचर्या में जो भी उनका है वो हर चीज़ वो उसमें अपलोड करती हैं। जैसे कितने बच्चे आज आंगनवाड़ी सेंटर में आए हैं, कितने बच्चों ने आज पोषण किया है, कितने बच्चों का आज ग्रोथ मॉनिटरिंग हुआ है, वो हर चीज़ वो लोग अपलोड करते हैं। और ये ना सिर्फ हम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सिर्फ देखते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पे भी ये देखा जाता है। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि आपका पूरा प्रक्रम सुदृढ़ है और सुचारू रूप से संचालित कर रहा है जी और आपका आंगनवाड़ी केंद्र सही भी चल रहा है। जी इसके बावजूद अगर किसी हैबिटेशन में, किसी जगह पे किसी को लगता है कि आंगनवाड़ी में कुछ संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो अगर वो सूचित करना चाहते हैं आपके विभाग को, तो वो किसके पास जाए? ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हमारा जो है बच्चे वल्नरेबल सेक्शन से डील करते हैं हम लोग, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पहले अप्रोच करें हमारे मुख्य सेविकाओं को। जो हर आंगनवाड़ी सेंटर के लिए एक मुख्य सेविका तो होती हैं, तो मुख्य सेविका को अप्रोच करें। हमारे मुख्य सेविका जो है डिपार्टमेंट के, उनको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट, क्योंकि उन्हीं के लेवल पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हीं के लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर बावजूद भी अगर नहीं हो पाया तो वो CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ है तो डायरेक्टर के प्रोग्राम ऑफिसर ICDS है, उनके पास आ सकते हैं। डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, हम सब लोग हैं उपस्थित हैं। तो कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पहला पॉइंट तो मुख्य सेविका वो गाँव में ही, गाँव के आसपास पास वाले गांव में ही रहती है, वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बावजूद अगर नहीं हो तो CDPO लेवल या उसके आगे के लेवल पे वो लोग ज़रूर आ सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए, और अगर कोई आए भी तो वो ज़मीनी स्तर पे ही उसका निपटान हल हो जाता है। जी। तो जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं, हम उनसे बता दें कि दीप विकास और प्रकाशन कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं और गतिविधियों के बारे में, और इस पर हमसे चर्चा कर रही हैं समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार जी। पल्लवी जी, अब आपसे बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जी, पोषण अभियान। जी, क्या है पोषण अभियान, इसके अंतर्गत आप क्या क्या करते हैं और कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बच्चों की स्वास्थ्य अच्छी रहे? पोषण अभियान हमारा एक्चुअली एक एक्सटेंशन है ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दौरान हम टेक होम राशन भी देते हैं और हॉट कुक्ड मील भी देते हैं। हॉट कुक्ड मील जो खाना हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र में बना के खिलाते हैं। तो इसमें 3 to 6 ईयर्स के बच्चे ज़्यादातर जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनकी पोषण वहीं पे हो जाती है। एट प्रेजेंट हम लोग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी एटलीस्ट एक बार के खाना, दिन का एक बार का खाना वो अच्छे से खाएं, इसलिए उनको स्पॉट फीडिंग मैकेनिज़्म में आंगनवाड़ी केंद्र में ही खाना खिलाते हैं। उसका मकसद ये है कि महिला, गर्भवती महिला चाहे घर पे जैसे भी हो, पर एटलीस्ट आंगनवाड़ी केंद्र में जब आती है, अगर काम कर रही हो या अगर रेस्ट भी ले रही हो, जब आंगनवाड़ी केंद्र में एक बार आती है तो बाकी महिलाओं के साथ मिलती है और उनके लिए खासकर खाना बनाया जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर बहुत प्यार से उनको खाना भी देते हैं, तो उनका सही पोषण सही मात्रा में हो जाता है। तो ये हमारे पोषण अभियान के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पोषण में हम लोग क्या करते हैं, पोषण पखवाड़ा, जिसमें जन भागीदारी कंपोनेंट होता है। पोषण पखवाड़ा हम लोग करते हैं एक साल में, मार्च अप्रैल महीने में हम लोग पोषण पखवाड़ा करते हैं। उसमें हर तरह के जागरूकता, पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हर तरह के जागरूकता करते हैं।
और एक दूसरा 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स में मार्च अप्रैल में करते हैं, सेकेंड 6 मंथ्स में हम लोग करते हैं सितंबर महीने में, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण माह। पोषण माह में सेम हम लोगों का होता है, जैसे हर साल में एक थीम होता है। जैसे इस साल में हमारा थीम है मिलेट्स का, तो मिलेट्स को लेके किस तरह के न्यूट्रिशन देना है या कोई रेसिपी बनाना है, तो हर तरह का वो पोषण माह में हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं हर महीने में हर आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे होते हैं सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस में जो माताएं रहती हैं, ना सिर्फ जो 3 से 6 साल के वाले बच्चों के माँ नहीं, जो भी है वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी काउंसलिंग किया जाता है, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। कभी कभार कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं ताकि महिलाओं में वो पोषण का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रबल हो और वो अवेयरनेस हो। तो ये सुपोषण दिवस भी होते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट बोलते हैं, जैसे कि एक गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र से रिलेटेड अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अन्न प्रश्न करना है, तो सबका मिला के एक साथ आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत ही खुशी के माहौल के साथ करते हैं। अगर 3-4 महिलाएं हैं जिनकी गोद भराई करनी है, तो गांव के जितनी महिलाएं हैं वो आती हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वो जो पहला गर्भ का जो डर होता है वो भी चला जाता है। तो एक तरीके से ये पोषण में ही ये सब लिप्त है और ये बहुत जन भागीदारी वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी हमारे हैं पोषण वाटिका। पोषण वाटिका में क्या होता है, पोषण आंगनवाड़ी सेंटर के आसपास अगर कहीं पे भी ज़मीन हो तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनके सैपलिंग्स लगाते हैं। बच्चों द्वारा ही लगवाते हैं या गांव के जितने लोग हैं वो ही लगाते हैं, और उसमें जो फल मिलते हैं या जो वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती हैं उसी से उनकी खान पान भी होती है। तो ये भी पोषण वाटिका भी पोषण में ही है। एक स्कीम है आपकी, एक सक्षम आंगनवाड़ी जी, और पोषण 2.0 स्कीम भी जी। हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। सक्षम आंगनवाड़ी, जैसे आपको नाम से ही पता चल जाता है कि सक्षम है। आंगनवाड़ी केंद्र सक्षम किस लिए है, मतलब हर तरह का उसमें जो सर्विस सेवाएं देनी पड़ती है लाभार्थी को, वो हर तरह के सेवाएं देने के लिए वो सक्षम है। जैसे पहला क्या होना पड़ेगा, आंगनवाड़ी केंद्र उनको एक ऐसे वातावरण में रखना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे खुश हो, आने के लिए उत्सुक हो, अट्रैक्ट होके आए आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो इसलिए वो आंगनवाड़ी सेंटर का रिनोवेशन हो, रिपेयर हो, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो अपग्रेडेशन करना पड़ता है वो हम लोग सक्षम आंगनवाड़ी में करते हैं। इसके अलावा और क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र में जो सर्विसेज देते हैं, जैसे पोषण का जो मेन है हमारा, तो किचन शेड है कि नहीं, प्रॉपर किचन शेड है कि नहीं, खाना खाने के लिए जगह है कि नहीं, प्रॉपर डाइनिंग स्पेस है कि नहीं, वो भी सक्षम आंगनवाड़ी में आता है। सुरक्षित पानी देना, उनके लिए सेफ़ एंड हेल्थी ड्रिंकिंग वाटर देना है, तो उसके लिए आरओ की व्यवस्था करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना, किचन गार्डन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, पोषण वाटिका, ये सारे कंपोनेंट अगर एक आंगनवाड़ी सेंटर में है तो वो सक्षम आंगनवाड़ी बन जाती है। और ये हम लोग फेज़ वाइज मैनर में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अभी 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स है पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये हम फेज़ वाइज करना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो ऑलरेडी थोड़े अच्छे स्तर पे हैं उनको और अच्छा करें, जो थोड़े से उतने अच्छे नहीं है उनको थोड़ा बेहतर करें। तो ये फेज़ वाइज हम लोग करने की कोशिश में है। मतलब कुल उद्देश्य है कि जो भी हमारा आंगनवाड़ी है जी, उसमें सारी सुविधाएं हो और बेहतर हो, ताकि बच्चे वहाँ से खुशी खुशी रहें, खेले सीखे और उनका पोषण। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके विभाग द्वारा किए जा रहे एक और गतिविधि के बारे में, बालक बालिका स्पर्धा। जी, ये क्या है और उसके उद्देश्य क्या है? स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो है ये पोषण के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इट इज़ एन अवेयरनेस कम एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें जैसे हमने बताया पोषण के अंतर्गत आने वाले वो सारे कार्यक्रम तो होते ही हैं, लेकिन चाइल्ड वाइज हर बच्चा को हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं कि कोई स्वस्थ बच्चा है कि नहीं, कोई कमज़ोर बच्चा अगर है तो उसको स्वस्थ कैसे करें। जो माताओं के बच्चे कमज़ोर हैं फिर उनको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा काउंसलिंग देते हैं। उस स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने हमारे पास सिवियरली एक्यूट मालनरिश चाइल्ड है या अंडरवेट चाइल्ड है या स्टंटिंग या वेस्टिंग के अंतर्गत आने वाले जितने बच्चे हैं उन सबको हम लोग स्वस्थ बनाएं।
और स्वस्थ बनाने के लिए उनको जो पोषण देना पड़ता है वो करते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन मोड में करते हैं ताकि थोड़ा दिलचस्पी हो, माताओं में थोड़ी दिलचस्पी हो। और जो माताएं अपने कमज़ोर बच्चों को स्वस्थ बनाने में सफल हो जाती हैं उनको थोड़ा सा प्राइज़ भी देते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन हो। और हम लोग ये भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि एक बच्चे का पालन पोषण करना कर्तव्य तो है ही, लेकिन इस कर्तव्य के लिए रिवार्ड भी मिलता है कि ये अच्छा काम है, और इसको अप्रिशिएट करने के लिए हम ये बालक बालिका स्पर्धा शुरू किए हैं। एक और चीज़ था, मिशन शक्ति के अंतर्गत आप लोगों ने एक वन स्टॉप सेंटर शुरू किया है। जी, क्या है, इसके क्या लाभ है और लोग कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं? जी, हमारे वन स्टॉप सेंटर जो है वो ऐसा एक कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित एक वातावरण देते हैं। जो भी हमारे विमेन इन डिस्ट्रेस जिनको बोलते हैं, जो भी पीड़ित महिलाएं हमारे समाज में हैं, अगर उनके डोमेस्टिक वायलेंस है, उनके घर पे उनको डिफरेंट तरह के एक्सप्लॉयटेशंस अगर हो रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, कभी फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस होती है महिलाओं की, तो वो हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित कोई भी महिला हमें अप्रोच कर सकती है वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप सेंटर एक, जैसे नाम से ही पता चल जाता है, एक ही छत के नीचे हम उनको अनेक तरह की सेवाएं देते हैं। सेवाएं हम लोग क्या क्या देते हैं, एक तो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे ही कोई पीड़ित महिला आती है, ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है, तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इमीडिएटली देने के लिए हमारे पास वन स्टॉप सेंटर्स में काउंसलर्स हैं। उसके अलावा अगर बॉडीली फिज़िकली उनको कोई ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएटली उनको हम लोग ले जाते हैं अस्पताल में या डॉक्टर बुला देते हैं और वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके अलावा नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जिसको बोलते हैं, वो है अगर उनको किसी तरह के पुलिस असिस्टेंस चाहिए होती है, अगर उनको जिन्होंने भी उनको पीड़ा दिया है उनके अगेंस्ट में कोई केस करना है, तो वो करने के लिए पुलिस असिस्टेंस। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो खुद से पुलिस स्टेशन जाने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, तब हम लोग हेल्प कर देते हैं। कभी लीगल असिस्टेंस की अगर ज़रूरत हो तो लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। और 5 दिन तक वो महिलाएं हमारे साथ, हमारे पास रह सकती हैं। उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक टॉयलेटरीज जो देते हैं रहन सहन के लिए, कपड़े, वो हम लोग 5 दिन तक देते हैं। तो ये हमारे 5-6 सेवाएं हैं जो हम एक साथ एक ही जगह पे दे देते हैं। और कोई भी महिला को अगर इसकी ज़रूरत है तो वो हमारे वन स्टॉप सेंटर्स डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर है। साउथ अंडमान में हमारे वन स्टॉप सेंटर जंगली घाट में है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हमारे वन स्टॉप सेंटर जोनल लाइब्रेरी में है, और निकोबार में हमारा परका हेडक्वार्टर्स में है। तो सभी ऐसे प्रोमिनेंट जगह पे है जहाँ पे ईजिली महिलाएं अप्रोच कर सकती हैं। ऐसी कोई योजना है कि और भी सेंटर ऐसे बनाए जाएँ? मैंडेट के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही बनना है, तो उस हिसाब से हमारा मैंडेट फुलफिल्ड है। चलिए, अब बात करते हैं चलते चलते अंत में वात्सल्य योजना के बारे में बताइए। इसके अंतर्गत आपने बाल केंद्र इकाइयाँ खोली हुई हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो संक्षिप्त में बताइए कि क्या है वात्सल्य योजना, इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? जी, मिशन वात्सल्य के अंडर में हम लोग जैसे आंगनवाड़ी में हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम करते हैं, मतलब उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए। तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं SCPS, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी आते हैं, सारा आता है जहाँ स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी होती है, अगर लीगलाइज्ड एडॉप्शन करनी है वो करते हैं। इसके अलावा हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ है। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम वाले उम्र के बच्चे अगर बाय एनी चांस कि कोई एक्टिविटी कर देते हैं जो लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर उनको थोड़े अलग तरीके से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में डील करते हैं और उनको ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हम लोग रख देते हैं या ऑब्जर्वेशन होम्स में रखते हैं। जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको हम लोग अलग से रखते हैं, और जिन्होंने ऐसा कोई भी क्राइम किया हो या इलीगल एक्टिविटी किया हो, वो बच्चों को हम लोग ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखने के बाद उनका भी साथ साथ हम लोग एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी केयर करते हैं। तो अभी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुल मिला के 11 ऐसे CCIs हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 4 गवर्नमेंट रन हैं और बाकी 7 हमारे NGOs हमारे सहायता करते हैं ये CCIs चलाने में। और इसमें हर बच्चे के अगेंस्ट में हमें दिया जाता है 3,000 रुपये पर महीना उनके पालन पोषण के लिए। तो NGOs को भी आप देते हैं? जी जी बिल्कुल। पल्लवी जी, आपसे बात करके
हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि समाज कल्याण विभाग क्या क्या कार्यक्रम करता है, क्या क्या योजनाएं क्रियान्वित करता है। निश्चय ही हमारे दर्शकों को भी इससे लाभ होगा और वे खुलकर पूरी खुशी के साथ और विश्वास के साथ आपके विभाग को संपर्क कर सकेंगे और सेवाएं लेंगे आपके विभाग से अपने बच्चों की, महिलाओं की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए। दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन ये एक श्रृंखला है आपको जानकारी देने के लिए कि प्रशासन द्वीपों के लिए क्या कर रहा है, द्वीपवासियों के लिए क्या कह रहा है और द्वीप विकास के लिए क्या कर रहा है। पल्लवी जी, आप इस कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को इतनी लाभप्रद जानकारी दी। इस अर्थपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।